डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमने पिछली वीडियो में पद परिचय विषय के ऊपर चर्चा की थी। आज भी हम उन पद परिचय के अंतर्गत आने वाले अन्य विषयों के ऊपर विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा शब्दों के पद परिचय और सर्वनाम शब्दों के पद परिचय के ऊपर विस्तृत रूप में चर्चा की और बताया कि यदि संज्ञा पद का परिचय आपसे पूछा जाता है तो आपको उसका किस प्रकार से उत्तर देना है और क्या क्या उसके अंतर्गत उसका उल्लेख करना है। सर्वनाम के अंतर्गत भी यही बताया गया। आज हम बात कर रहे हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आने वाले विशेषण की। तो जैसा कि आप सबने पढ़ा है कि विशेषण किसे कहते हैं कि जिसके अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो उसे हम विशेषण की संज्ञा देते हैं। विशेषण के 4 मुख्य प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम के गुण और अवगुण दोनों की ही चर्चा की जाती है। यदि हम बात करें संज्ञा सर्वनाम की कि वह मोटा है, पतला है, छोटा है, सुंदर है, कुरूप है, बड़ा है, तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा मुख्य प्रकार संख्यावाचक विशेषण है। यह आगे 2 भागों में बटा हुआ है: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इस विशेषण के अंतर्गत कौन से संज्ञा और सर्वनाम आते हैं जिनको कि गिना जा सकता है जब हम उनकी गिनने की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 10 पेन हैं, वहाँ 10 लड़कियाँ खड़ी हैं, तो लड़कियाँ, पेन, जो चीज़ें गणनीय हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 10 पेन हैं, तो पेन की विशेषता क्या है कि संख्या में कितने हैं? 10 हैं और वो काउंटेबल हैं, गणनीय हैं, जिसके कारण वो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब मैं यही बात करती हूँ, मेरे पास पेन तो बहुत हैं या कुछ हैं, अर्थात मुझे उनके एक निश्चित रूप में संख्या ज्ञात नहीं है। तो यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास कुछ पेन हैं, तो कुछ या मेरे पास बहुत पेन हैं, तो उस समय यह किसके अंतर्गत जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। अब इसके विपरीत हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। तो संख्या और परिमाण में आपको यह ध्यान रखना है कि संख्या में वो जाएंगी चीज़ें जो गणनीय हैं और परिमाण में वो संज्ञा और सर्वनाम जाएंगे कि जो क्या होते हैं, जिनको तोला जाता है, मापा जाता है या नापा जाता है। अब मैं बात करूं कि मुझे 10 किलो आम चाहिए। अब आम कितने? 10 किलो। आम की विशेषता क्या है? वो कितने हैं? 10 किलो हैं। तो वह किस में जाएगा? यह भी जिस प्रकार संख्या के आगे 2 भाग हैं, उसी प्रकार परिमाण के भी आगे 2 भाग हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब मैंने बात की 10 किलो आम की, तो 10 किलो निश्चित है और वो तोला गया है, तो तुलने के कारण वो जाएगा परिमाण के अंतर्गत। और किस परिमाण के अंतर्गत? कि निश्चित है, क्लियर है कि यह 10 किलो हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत यह आएगा। यदि मैं ये कहती हूँ मुझे कुछ आम चाहिए, मुझे ज़्यादा आम चाहिए, मुझे अधिक आम चाहिए, तो उसमें बोध नहीं हो रहा, निश्चित नहीं हो रहा कि कितने आम। तो अब ये हमें बोध होना चाहिए कि आम जो है वो तोल कर दिया जाता है, ना कि गिन कर दिया जाता है। तो उस समय जब कुछ अधिक या ज़्यादा की बात होगी तो वह जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण की। इसका अन्य नाम सांकेतिक विशेषण भी है। अब जिसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग, सर्वनाम शब्द अभी हमने पीछे किया कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग ही किसके लिए किया जाएगा? विशेषण के लिए किया जाएगा, तो उस समय वह सार्वनामिक विशेषण होगा। अब यह पुस्तक है, तो मैंने कहा था निश्चयवाचक सर्वनाम, परंतु यदि मैं कहती हूँ यह मेरी पुस्तक है, तो उस समय यह किसका बोध करवा रहा है? मेरी पुस्तक का। तो उस समय यह का प्रयोग विशेषण के लिए हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण।
क्लियर बच्चों विशेषण। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से आप अगर विशेषण पद का परिचय आपसे पूछा जाएगा तो आपको किस प्रकार से उसका उत्तर देना है। जब विशेषण के पद परिचय में आपको संज्ञा और सर्वनाम की तरह ही उसका लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है जिसका भी उसके साथ संबंध और किस की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम वो उसमें विशेष्य कहलाते हैं, तो आपको विशेष्य बताना है। जैसे हम अभी उदाहरण लेते हैं वाक्य की कि मुझे 2 किलो आटा चाहिए। अब इसमें विशेष्य का विशेष महत्व होता है, तो 2 किलो क्या है, इसमें विशेषण है। अब 2 किलो किसकी विशेषता बता रहा है, आटे की बता रहा है, तो विशेष्य क्या है यहाँ पर, आटा। अब मैंने यही कहा था कि आटा गिना तो नहीं जाता, क्या जाता है, तोला जाता है। तो तुलने के कारण और क्लियर है, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, अधिक कम नहीं है, अपितु निश्चित है कि 2 किलो, तो किसमें जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब बहुवचन है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है तो बहुवचन। 2 किलो आटा चाहिए, अब आटा से ही बोध हो रहा है कि यह पुल्लिंग में है और किसकी विशेषता बता रहा है, आटे की विशेषता बता रहा है। तो ये इस प्रकार से आपका विशेषण का पद परिचय रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले विकारी शब्द की, जो कि क्रिया कि जिसमें हमें क्या बोध होता है कि किसी भी काम के होने का, करने का या स्थिति का बोध होता है काम की, तो उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं, क्रिया की संज्ञा देते हैं। अब क्रिया आगे 2 भागों में बटी हुई है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पाया जाता है। तो 2 प्रकार की क्रिया, इसी प्रकार से आपको इसका पद परिचय देना है। क्रियापद का परिचय भी देते समय आप किस प्रकार बताएंगे कि उसमें भी आप जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है उसी प्रकार उसके लिंग के बारे में, वचन के बारे में, और इसमें एक और बात जुड़ेगी, काल, क्योंकि क्रिया से ही हमें काल का बोध होता है कि जो काम हो रहा है वह किस काल में हो रहा है, तो काल भी बताएंगे और जिससे क्रिया का संबंध है वह भी आप बताएंगे। अब साधारण सा वाक्य है कि वह जाता है। अब पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, जाता है, तो जाता है आपका क्रियापद है। अब जाता है क्रिया किस प्रकार की है, तो जाता है अकर्मक क्रिया है वह। अब आप कर्म की किस प्रकार से पहचान करते हैं, क्या से, जब हमने क्रिया को अच्छे से किया था तो उसमें बताया जाता है कि अकर्मक की किस प्रकार पहचान की जाती है और सकर्मक की किस प्रकार की जाती है। आपको वाच्य के अंतर्गत भी बताया गया था अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में, तो उससे भी आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी क्रिया अकर्मक और कौन सी सकर्मक। तो जाता है आपकी अकर्मक क्रिया है। अब जाता है वाच्य भी पता लग गया, इससे में वाच्य कौन सा, कर्तृवाच्य। काल वर्तमान काल, वह जाता है, जाती नहीं है, तो जाता क्रिया से पता लग रहा है शब्द से कि वह पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इस प्रकार क्रियापद का परिचय देते समय आपको निम्न बातों का उल्लेख करना है। तो ये था बच्चे आपका क्रियापद। काल के बारे में आपको सबको विदित है, काल आगे 3 कालों में विभाजित है भागों में, कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन सब की जानकारी आपको है ही, तो आपको इनके बारे में भी बताना है जब आप क्रियापद का परिचय देंगे। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्दों के अंतर्गत अर्थात जिनके ऊपर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अगर मैं यही कह रही हूँ कि लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अर्थात हमें इनका लिंग वचन बताना ही नहीं है। तो मात्र पहले ये बोध हो कि ये विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द है तो वो कौन सा अविकारी शब्द है और उसका कौन सा प्रकार है, तो आपको इसके अंतर्गत मात्र इतना ही बताना होगा। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत आपके क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण अभी हमने क्रिया की, तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। क्रिया विशेषण किसकी बताता है, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ, अर्थात जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। यह भी आगे 4 भागों में विभाजित है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है क्रिया कहाँ घटित हो रही है, ठीक है, तो वह कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है, जिसमें काम के बारे में बताया जा रहा है काम किस प्रकार घटित हो रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जब क्रिया के बारे में यह बताया जाता है क्रिया किस समय घटित हो रही है, और परिमाण क्रिया कितनी घटित हो रही है। तो जब क्रिया की ये बातें बताई जाएं कि क्रिया कहाँ घटित हो रही है, क्रिया किस प्रकार घटित हो रही है, क्रिया
कितने समय तक, किस समय घटित हो रही है और क्रिया कितनी मात्रा में घटित हो रही है, तो आप इसको क्रिया विशेषण के अंतर्गत लेते हैं और ये प्रकार है। हम स्थानवाचक की बात करें तो अगर ये कहा जाए कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो साधारण वाक्य है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो साधारण। यदि हम बात करते हैं बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि मैदान में आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, वहाँ खेल रही हैं, वहाँ तो आपका क्या है, वह स्थानवाचक। कहाँ घटित हो रही है क्रिया, वहाँ घटित हो रही है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें, बच्चे धीरे धीरे खेल रहे हैं। किस प्रकार खेल रहे हैं, धीरे धीरे, तो वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, बच्चे रात से खेल रहे हैं, तो वो आपका रात से, सुबह से, दोपहर से कालवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बच्चे बहुत अधिक खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अधिक किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, खेल के लिए लाया गया है, क्रिया के लिए लाया गया है। तो बहुत अधिक उस समय किसके लिए है, आपके क्रिया के लिए है, विशेषता बता रहा है, तो वो रहेगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बात करते हैं, यदि क्रिया विशेषण का पद परिचय आपसे पूछा जाए शब्द का, तो आप उसको किस प्रकार से उसका उत्तर देंगे या क्या क्या उसके अंतर्गत उल्लेख करेंगे उनका। तो वह धीरे धीरे चलता है, तो इस वाक्य में धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण पद है। तो धीरे धीरे बताते समय क्या बताएंगे, मात्र आप उसका प्रकार कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और वो किसकी विशेषता बता रहा है, चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से ना कोई लिंग ना कोई वचन, क्योंकि अविकारी शब्द है जिसका किसी के साथ कोई ये उसके ऊपर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप ये चीज़ों का उल्लेख, इन बातों का उल्लेख इसके अंतर्गत नहीं करेंगे। उसी प्रकार दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक, बोधक अर्थात जो हमें बताता है, जानकारी देता है, संबंध बताता है किस, तो जो घर के सामने पार्क है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहा कि संबंध कारक है, परंतु इनके साथ जब अन्य शब्दों को जोड़कर वाक्य के साथ संबंध प्रकट किया जाए तो उस समय जो वो शब्द हैं वो कौन से अव्यय कहलाते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। मेरे पार्क के सामने, घर के सामने, राम के सामने, सीता के सामने, के सामने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बेटा। सामने शब्द जो है वो राम, सीता, घर, निर्जीव, सजीव, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सबके लिए एक ही जैसा शब्द रहा। तो इस कारणवश यह संबंध बोधक अव्यय है, अर्थात अविकारी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कारक आपका नहीं आता, वो विकारी है, क्योंकि सीता का सीता की हो जाएगा। ठीक है, सीता का भाई, सीता की बहन, भाई और बहन होते ही का से की बन गया, परंतु के सामने, सीता के सामने, राम के सामने, वो सीता और राम के होते हुए के सामने का के सामने ही रहा। तो जिस कारणवश ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये संबंध बोधक अव्यय है। तो जब आपसे इन शब्दों का, इस प्रकार के शब्दों का आपसे पद परिचय पूछा जाएगा तो मात्र आपको के सामने, के आगे, के पीछे, के लिए नहीं, वो संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार के शब्द जो कि ऐसे इस प्रकार से संबंध प्रकट करेंगे, बताएंगे, तो वो आपके मात्र संबंध बोधक अव्यय हैं। और आपको इतनी ही जानकारी देनी है उनका चयन करके कि के सामने आपका पद परिचय, ये संबंध बोधक अव्यय है। क्लियर, संबंध बोधक। उसके उपरांत हम बात करते हैं समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा, बताया गया आपको कि किसका काम करता है, 2 शब्दों और 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसके साथ क्लियर होता है कि संबंध प्रकट किया जाता है, तो वो समुच्चय बोधक हैं। अब राम और श्याम घर जाते हैं, तो इस प्रस्तुत वाक्य में और आपका समुच्चय बोधक है। तो सिर्फ यही बताना है आपको पद परिचय के अंतर्गत कि और क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत से और से शब्द है जो कि 2 वाक्यों को और 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी वाक्यों को और शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक है। तो उनके लिए मात्र आपको यही बताना है कि वो समुच्चय बोधक अव्यय है। और इसलिए, परंतु, तथा, एवं, अथवा आदि शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। विस्मयादि जैसा कि नाम से ही विदित है, आप इसके लिए एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तो जिन शब्दों के साथ ये चिन्ह लगता है ये सारे ही विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत जाते हैं बच्चों। हाय, अरे, हे। तो
जब इससे संबंधित पूछा जाए कि छी कितनी गंदगी है, तो छी आपका क्या है, पद परिचय पूछा जाए तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह से ही ज्ञात हो रहा है। अब मात्र आपको सिर्फ इतना बताना कि छी किसके लिए, या आगे जो भी इसके प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, पीड़ा सूचक होता है, घृणा सूचक होता है, शोक सूचक होता है, आप खुश होते हैं तो प्रसन्नता के लिए भी होता है, तो जो जो जिसके लिए होता है, जो जिसका सूचक है। अब छी से हमें ज्ञात हो रहा है कि घृणा के लिए है, तो उसके बारे में भी आप उसके साथ में उल्लेख कर सकते हैं कि छी कितनी गंदगी है, तो घृणा का उल्लेख कर रहा है, तो आप बात करेंगे यहाँ पर घृणा सूचक की। अब हम बात करते हैं निपात की। तो निपात जो कि किसका कार्य करता है, वाक्य पर या शब्दों पर बल प्रदान करता है, जिसके माध्यम से ये ज्ञात होता है कि वह उसको अर्थ को बल प्रदान कर रहा है, जिसमें आते हैं आपके निपात के अंतर्गत भी, तो, मात्र, केवल, सिर्फ। तो ये शब्द निपात का काम करते हैं, जो कि अर्थ पर बल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर है मैं भी जाऊँगा, तो प्रस्तुत वाक्य में भी आपका क्या है, निपात है, तो इसके बारे में मात्र आपको इतनी जानकारी देनी है, भी निपात। तो आशा करती हूँ कि बच्चे आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।